वक्त है कुछ साफ बात कहने का। अब हो गई अनुनय विनय, हो गया कि हां धीरज रखेंगे, धीरज आज भी रखेंगे, आज भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सरकार की गाइडलाइन, जिससे सरकार के नियम मर्यादा टूटे, क्योंकि हमें देश को मदद करनी है, देश के लिए संकट खड़ा नहीं करना। लेकिन अब वक्त है कुछ बातें सीधी पूछने का, कुछ सीधे प्रस्ताव इस देश के सामने रखने का। मेरा सुझाव है हम सब मिलके अब 6 चीजों की मांग करें, बाकी सब होता रहेगा। मैंने पहले सोचा था कि आपके सामने पूरा हिसाब रखूं, किस किस तरीके से सोर्सेज आ जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया जानती है, कितनी बार कह चुके हैं। अब अनुनय विनय का वक्त समाप्त है। अब सीधे सीधे इनकी आंख में आंख डाल के जो भी कुर्सी पे बैठा है, बड़ा छोटा, किस सरकार से है, किस पार्टी से है, फर्क नहीं पड़ता, सबसे अब ये देश सीधी 6 मांग करता है। और मैं चाहता हूं हम सब इसको इस देश का एजेंडा बनाएं, इसके ऊपर अब हम आत्मनिर्भर हो जाएं। मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तब मुझे लगा वो जो औरत कल अपने सर के ऊपर इतनी बड़ी बोरी उठा के चल रही थी, मुझे लगा ये देखो, ये है आत्मनिर्भरता। लेकिन ये ऐसी आत्मनिर्भरता है जो नहीं होनी चाहिए। इस देश की जनता आत्मनिर्भर है, इस देश के लोग आत्मनिर्भर हैं, और अब इसके सवाल हम उठाएंगे। अब तक हमने आपकी सुनी, अब हम आपको सुनाएंगे। पहली मांग, मजदूर की घर वापसी, बिना शर्त, बिना देर, बिना खर्च। एक टाइम फ्रेम के अंदर, 1 सप्ताह से ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। विदिन 1 वीक everyone who wants to go home should be able to go home। मजदूर की घर वापसी इस देश का पहला एजेंडा होना चाहिए। इसके लिए आप ट्रेन इस्तेमाल कीजिए, ट्रक इस्तेमाल कीजिए, बस इस्तेमाल कीजिए, आप रेलवे को इस्तेमाल कीजिए, ट्रांसपोर्ट यूनियन इस्तेमाल कीजिए, आप आर्मी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप इस देश के हर व्यक्ति को अगले 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों का धीरज टूट चुका है, उनके पेट में कुछ नहीं बचा है। जिस परिवार से कल मैं बात कर रहा था, उसने कहा साहब 3 दिन से दिल्ली सरकार ने खाना देना भी बंद कर दिया, पहले खाना तो मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा है। अब सब व्यवस्था टूट रही है, धीरज खत्म हो गया है, पैसा खत्म हो गया है, अब उन्हें जाना है, और अभी संक्रमण बढ़ रहा है। अगर अगले 7 दिन में नहीं किया तो संक्रमण की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना डिले करेंगे उतना कोरोना वायरस का इंफेक्शन तेजी से फैलेगा। इसलिए पहली चीज याद रखिए, घर वापसी, बड़ी घर वापसी की चर्चा होती थी ना, अब ये वाली घर वापसी कर दीजिए। मजदूर की घर वापसी होनी चाहिए, उन्हें वापस लाइए, बिना देर, बिना शर्त। यहां के हैं ये फॉर्म भरा के नहीं, वो रजिस्ट्रेशन, कोई शर्त नहीं, और बिना खर्च। ये जो अश्लील बातें इस देश में हुई हैं, सरकारें एक दूसरे से इस पे जो बहस कर रही थी, 700 रुपए की टिकट कौन देगा, तुम दोगे तो नहीं, तुम इंतजाम करो, ये इस देश के लिए बहुत शर्म की बात रही है। दूसरी बात, जब तक कोरोना तब तक करोना, करो मतलब इलाज, फ्री ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट, फुल केयर। हर व्यक्ति को एक स्पष्ट घोषणा हो कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोरोना होता है, ये उसकी अपनी गलती से नहीं हो रहा, बाहर से आया है, दुनिया की महामारी है, कम से कम उस व्यक्ति की पूरी जिम्मेवारी सरकार लेगी। और पूरी जिम्मेवारी का मतलब टेस्ट हो, क्वारंटाइन हो, अस्पताल में जाना पड़े, आईसीयू में जाना पड़े, या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, सारी जिम्मेवारी सरकार लेगी। सरकार ये पूरी सूचना देश के सामने रखे, आज कितने आईसीयू हैं, कितने बेड्स हैं, कितने क्वारंटाइन की सुविधा है, कितने वेंटिलेटर हैं, कृपया देश के सामने आंकड़े रखिए। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो बाहर हैं इस वक्त, उन सब को गारंटी दीजिए। जो खबरें आ रही हैं, डॉक्टरों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो नर्सेस के साथ ट्रीटमेंट हुआ है, ये शर्म की बात है।
इसकी गारंटी ले, देश ले, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यह देश की दूसरी मांग है। तीसरी मांग देश की है, कोई न सोए भूखा, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। कैसे? यूनिवर्सल राशन जो व्यक्ति मांगे, बार बार ये कह रहे हैं, मेरे कोई एक राजनेता की मांग नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे अर्थशास्त्री जिन्होंने भूख और गरीबी का अध्ययन किया है वो बता रहे हैं, इस वक्त आप शर्त मत लगाइए, इस वक्त केवल इतना कहिए, जो राशन की दुकान पर आ जाएगा, जो राशन मांगेगा उसको हम राशन देंगे। और राशन का मतलब 10 किलो जो आप दे रहे हैं, खाद्यान्न, गेहूं, चावल, आटा दे रहे हैं, उसके अलावा 1.5 किलो दाल प्रति व्यक्ति, 800 ग्राम खाने का तेल प्रति व्यक्ति, साथ में कुछ चीनी दीजिए। ये 6 महीने के लिए दीजिए। लोग कहेंगे जी बर्बाद होगा पैसा। हां होगा कुछ, लेकिन कोई ऐसा वक्त आता है जब आप अस्पताल की तरफ भाग रहे होते हो अपने भाई को लेके, तब ऑटो वाला आपसे कितना पैसा लेता है आप पूछते नहीं है। दरिया दिल भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, तब आप पूछते नहीं है। इस वक्त आप ये नहीं पूछेंगे कि 10-20% वेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा। जिस देश के पास इतने बड़े भंडार पड़े हैं, उस देश में भुखमरी का होना शर्म की बात है। और ये जो भुखमरी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको लगेगा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लगभग 100 के करीब मौत अब तक इस देश में हो चुकी हैं, जिनका कारण गरीबी, भुखमरी, खाने का अभाव था। और ये रिकॉर्डेड है, बाकायदा मैंने कई बार बताया, एक वेबसाइट है जिसमें एक एक मौत का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ये रिकॉर्डेड है। भुखमरी ऐसे में होना शर्म की बात है देश के लिए। तो सब लोगों को राशन कार्ड हो या ना हो, सबको खाना उपलब्ध करवाना 6 महीने के लिए सरकार जिम्मेवारी ले। क्योंकि इस देश में सरकार के गोदाम में इतना अन्न पड़ा है कि हर व्यक्ति जिसका राशन कार्ड पे नाम है उसको 1 क्विंटल चावल या गेहूं सरकार पकड़ा सकती है। इतना हमारे गोदाम में पड़ा है इस वक्त। इसके अलावा जो बाजार में पड़ा है वो अलग है, क्यों नहीं उसका इस्तेमाल होता? मिड डे मील स्कीम में स्कूल भले ही काम ना कर रहे हो, बच्चों को राशन मिले, आंगनवाड़ी मिले, यानी कि हर व्यक्ति को हर तरह से पूरा इसके लिए पूरा खाद्यान्न मिले, ये हमारा दूसरा होना चाहिए। तीसरी मांग। चौथा देश कह रहा है हर हाथ को काम। हर हाथ को काम मतलब रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी कैसे दी जा सकती है? जो मनरेगा है, मनरेगा का विस्तार कीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मनरेगा के विस्तार का मतलब होगा हर परिवार को 100 की बजाय 200 दिन की गारंटी दीजिए, या हर व्यक्ति को 100 दिन की गारंटी दीजिए। लेकिन खाली गांव में नहीं, मनरेगा केवल गांव में लागू होता है, शहरों में भी रोजगार गारंटी होनी चाहिए। कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी शहरों में भी दीजिए। इसकी मैं पूरा विस्तार बता चुका हूं। जो लोग वापस जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, शहर में अटके हुए हैं, अगर इन्हें रोजगार नहीं मिला तो भुखमरी की नौबत आएगी, आ रही है, इस स्थिति पे लोग पहुंच गए हैं। उन्हें काम उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। मेरा अपना प्रस्ताव तो ये रहा है कि इस सबको क्लाइमेट चेंज से जोड़ दिया जाए। क्लाइमेट चेंज के लिए देश को तैयार करने के लिए इसका प्रयोग होता कि एक पंथ दो काज, रोजगार भी मिला और क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी तैयारी भी हो। लेकिन लोगों को रोजगार दिया जाए। और जो 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया है मनरेगा में, वो बिल्कुल अपर्याप्त है। मैंने हिसाब करके बताया था। ठीक तरीके से करेंगे तो मनरेगा और शहरी गारंटी दोनों के लिए मिला के लगभग 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा। और सरकार ने अभी तक 60 + 40 यानी कि 1 लाख करोड़ का इंतजाम किया है। 3 गुना बढ़ाना होगा, कोई इलाज नहीं। और ये पैसा है, आ सकता है इस देश में। 5वीं बात, कोई ना खाली हाथ। घर में सैलरी आ रही है, वो रुके ना। मैंने आपको सर्वे दिखाया था कुछ दिन पहले कि लगभग आधे लोग जिनके पास सैलरी आती है उनकी सैलरी रुक चुकी है। क्योंकि सैलरी वाले उस तरह के एम्प्लॉय नहीं है जो प्रॉपर पीएफ और ये वाले एम्प्लॉय होते हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल है। कंपनी ने कहा नहीं, अब तो सैलरी, अब तो काम कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी सैलरी रुक गई। काम धंधा रुका, सैलरी बंद हो गई है।
क्या किया जा सकता है? 2 काम कर सकती है सरकार। नंबर 1, इनमें से जो कर्मचारी ईपीएफ के अंदर दर्ज है, सब कुछ है, उनको सरकार सीधा पूरी तनख्वाह न दे, 1/3 दे दीजिए। आप लोन के रूप में उनको कुछ समय के लिए दे दीजिए, खासतौर पे कंपनी के मालिक को। कंपनी को आप कहिए कि ठीक है, 3 महीने तक आप नहीं कर पा रहे, ये छोटा हिस्सा हम दे रहे हैं, 10% हम दे रहे हैं, बाकी 25% का आपको लोन दे रहे हैं। जब आपकी स्थिति बेहतर हो जाए तब आप रिटर्न कर देना, लेकिन पैसा सीधा एम्प्लॉइज के पास हम भेजेंगे, ज्यादा नहीं। मैं नहीं कहता आप पूरी तनख्वाह दे दीजिए, 1/3 तनख्वाह भी उनके घर में पहुंच गई तो राशन पानी चलता रहेगा, घर चलता रहेगा, बाहर आने की नौबत नहीं आएगी, किराया मकान का दिया जा सकेगा, बच्चों की फीस दी जा सकेगी, खर्चा निकल आएगा। कम से कम इतना न्यूनतम करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति केवल इसलिए कि उसकी नौकरी चली गई और ऐसे समय में अगर उसको बाहर आने पे मजबूर होना पड़ता है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। और छठी बात, सूदखोरी बंद करो, कंप्लीट इंटरेस्ट वेवर होना चाहिए इस 6 महीने के लिए, जबकि देश की सारी अर्थव्यवस्था डाउन है। ऐसे में कुछ लोगों से इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। जो हाउसिंग की ईएमआई है, उन परिवारों की जो कि पहले फर्स्ट हाउसिंग का जो होता है, जिंदगी में जो पहला मकान आप ले रहे हैं, कितनी मुसीबत से लोग लेते हैं, हम सब लोग जानते हैं उसे। पहले मकान का जो लोन है उस पर 6 महीने का डेफरमेंट भी हो पेमेंट का, और साथ में इंटरेस्ट वेवर भी हो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जरूरत हो तो इंटरेस्ट सरकार देगी। तो छोटे व्यापारी ने लोन लिया है, रेडी पटरी वाले ने 25,000 से कम का लोन लिया, 50,000 से कम का लोन लिया, शिशु लोन, या छोटे व्यापारी ने 10 लाख का 15 लाख का लोन लिया है, उसे भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड पे जिसने लिया उसे मिलनी चाहिए। ये सबको टोटल इंटरेस्ट वेवर मिलना चाहिए। ये आखिरी बात। तो ये 6 मांग है इस वक्त देश, ये 6 सूत्री जो कार्यक्रम है, मैं चाहता हूं, आपके जरिए चाहता हूं, सबके जरिए चाहता हूं कि ये 6 सूत्री कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बने। सरकार का पैकेज तो हमने देख लिया, अब हमें आवाज उठानी होगी। आप पूछेंगे हम क्या कर सकते हैं साहब, हम तो सरकार नहीं है, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, बाहर जाएंगे पुलिस तंग करेगी। हम घर पे बैठे हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज मैं आपके सामने सिर्फ प्रस्ताव और प्रपोजल देके नहीं जाना चाहता, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो कि कुर्सी पे जाने का ख्वाब देख रहे हैं, और आप और मैं बाहर खड़े हुए उन दोनों को देख रहे हैं। एक दूसरे की टांग खींच रहा है, दूसरा पहले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो के गालियां दे रहा है। ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या इस तरह से हम इस देश को इस राष्ट्रीय इमरजेंसी से निपटेंगे, या कि हम सब लोग मिलकर खड़े होंगे? और मैं आज आपको प्रस्ताव देना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं, हम सब लोग जुड़े। ये जो 6 सूत्री कार्यक्रम है, आपको ठीक लगा कि नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो आप बताइए, सुनेंगे, हम सब मिल के बात करेंगे, बदलेंगे इसे। लेकिन आज जनता को खड़े होने की जरूरत है। आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है। आंदोलन से मेरा मतलब नहीं कि सड़क पे आ जाइए, आप सारी चीजों को डिस्टर्ब कीजिए, वायलेशंस कीजिए, लॉकडाउन को तोड़िए, नहीं, मैं ऐसी सब बातें कुछ नहीं कह रहा। हमारा देश है, आज देश में संक्रमण फैलता है तो हमारा नुकसान है ना। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे संक्रमण फैले, लेकिन हम सवाल पूछेंगे। अब सिर्फ चुप बैठने, धीरज रखने का वक्त खत्म हो गया। पहले धीरज रखना बहुत जरूरी था, अब धीरज रखना ठीक नहीं है, अब धीरज का वक्त खत्म हो गया है। अब सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। कहां मांगेंगे, कैसे पूछेंगे? सबको लगता है भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ये जो आप फेसबुक पे बैठे हो ना, ये बहुत बड़ा औजार है आपके पास। ये जो व्हाट्सएप है बहुत बड़ा औजार है। ट्विटर पे कोई लोग हैं, आजकल तो बच्चे इंस्टाग्राम पे होते हैं, नए लोगों के पास नए नए औजार हैं। ईमेल है, फोन कर सकते हैं। ये जो फोन है ये हमारा औजार होगा। क्या करेंगे? हम बात करेंगे मीडिया से,
बात करेंगे जनप्रतिनिधियों से। वो पुराने जमाने में कहते थे ना, एक राजा था जिसकी जान एक तोते में हुआ करती थी। उसी तरह से ये जो सरकार है ना, इसकी जान जिस तोते में है उसका नाम है मीडिया। जैसे ही मीडिया किसी चीज को कवर करता है सरकार जाग जाती है। जब तक मीडिया कवर नहीं करता तब तक हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। ध्यान है आपको, नोएडा में जब इकट्ठे हो गए थे, नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर के ऊपर जब लोग इकट्ठे हुए, सरकार ने कुछ किया, फिर 40 दिन तक मीडिया ने कोई कवर नहीं किया। मजदूर चलते रहे, तब भी मीडिया ने कवर नहीं किया, सरकार सोती रही। अब दोबारा मीडिया ने कवर करना शुरू किया है। अब सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये सब कर रही है डिफेंसिव पे। पहली बार ये सरकार डिफेंसिव पे है। शेखर गुप्ता जो कि अग्रणी पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस सरकार को इतना डिफेंसिव होते हुए कभी नहीं देखा। डिफेंसिव पे क्यों है? क्योंकि मीडिया सवाल पूछ रहा है। मीडिया सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि सड़क पे कुछ हो रहा है और आपकी सहानुभूति उसके साथ है। अगर हम लोग मीडिया पे दबाव डालेंगे, हम लोग सवाल पूछेंगे, तो उसे आगे सवाल पूछने पड़ेंगे। तो पहला मेरा सुझाव है कि हम सब इन 6 प्रस्तावों के पक्ष में एक जनमत बनाएं। अपने स्थानीय मीडिया वाले को जरा फोन करें, पत्रकार हम सब जानते हैं, उसके पास फोन करें, उसको कहें भाई ये खबर नहीं लगी, अपने शहर के बाहर से इतने मजदूर जा रहे हैं, इसकी खबर लगाइए ना, क्यों नहीं लगाते। और ये जो बड़े बड़े पत्रकार देश के हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल चलाने वाले हैं, बड़े बड़े अखबारों के एडिटर हैं, इनको भी लिखिए ना। अगर इनके संपर्क मिलने में दिक्कत हो, हम इसकी सूची लगा देंगे। प्राइवेट फोन नंबर नहीं देंगे, तंग करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इनका जो पब्लिक आईडी है, जो ईमेल आईडी है, इनका जो ट्विटर अकाउंट है, इनका जो फेसबुक अकाउंट है, उस पर लिखते क्यों नहीं हम हिंदुस्तानियों को भी लगता है कि भाई चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। काम मेरा, सूली पे तू जाके चढ़ जा, राम तेरी भली करेगा, मैं पीछे से खड़ा होकर तालियां बजाऊंगा। इससे काम नहीं चलेगा। अब हमें कुछ करना होगा, और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम सवाल पूछें, हम मीडिया के जरिए सवाल पूछें, मीडिया से सवाल पूछें कि अच्छा आप क्यों नहीं कवर कर रहे साहब। जिस दिन देश में सबसे ज्यादा मौत की संख्या हुई, उस दिन आपने खुशखबरी इसके ऊपर क्यों छापी? आपने क्यों नहीं सही बात बताई? पूछना बनता है ना। तो हम सवाल पूछना शुरू करेंगे मीडिया से, मीडिया के बड़े बड़े एडिटर से। और विश्वास कीजिए, 10 फोन भी चले गए किसी के पास, मीडिया एजेंसी के पास, 10 मैसेज व्हाट्सएप के चले गए, 15 ईमेल आ गई, ट्विटर के ऊपर 50 लोगों ने कमेंट कर दिया। लोगों को लगता है हाँ भाई ये तो करना पड़ेगा, मामला सीरियस है। आज जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, कुछ लोग मिलकर सिर्फ एक कैंपेन चला रहे हैं। साधारण लोग हैं, किसी पार्टी से नहीं है, कोई नेता नहीं है, प्रोफेशनल आंदोलनकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल, अपना अकाउंट पब्लिक क्यों नहीं करते। हर बार कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आप इतनी फीस बढ़ा दीजिए। फिर पता लगता है स्कूल ने नई ब्रांच खोल ली, स्कूल ने कॉलेज खोल लिया, स्कूल ने यूनिवर्सिटी खोल ली, कहीं तो पैसा होगा ना। तो बिल्कुल साधारण लोगों ने, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने कैंपेन चला रखा है इस वक्त कि अपनी उसको, ये अपने अकाउंट्स को सार्वजनिक करें, डिस्क्लोज स्कूल अकाउंट्स करके उन्होंने चला रखा है। ये काम आप भी तो कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो। सो पहला काम, मीडिया से सवाल पूछें। दूसरा काम, हम नेताओं से सवाल पूछें, किसी भी पार्टी के, सबके अकाउंट पब्लिक में है, इनको लिखना शुरू कीजिए, इनके बारे में प्रश्न पूछने शुरू कीजिए। गाली गलौच मत कीजिए। मैं देखता हूं मीडिया के ऊपर, ट्विटर में बहुत गाली चलती है, गाली से कोई फायदा नहीं। बस ठोस सवाल पूछिए, विनम्रता से पूछिए, सर झुका के पूछिए, लेकिन सवाल पूछिए। स्थानीय नेता से पूछिए, अपने मुख्यमंत्री से पूछिए, देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, निर्मला सीतारमण जी से पूछिए, पीयूष गोयल जी से पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए। इन सबसे सवाल पूछने का वक्त है। और तीसरा, हम सब अपनी नेकी को जोड़ें। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां बेईमान बदमाश संगठित रहते हैं और ईमानदार बिखरे हुए रहते हैं। उन ईमानदारों को एक दूसरे से जोड़ना आज इस देश के लिए सबसे बड़ा काम है। वो एक राष्ट्रीय आंदोलन है जो चलाने की जरूरत है। वो कैसे होगा? आप ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए, और आप यदि इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं
तो आप अपना नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ भी आप उचित समझें, आप इस कमेंट बॉक्स में डालिए। कई साथियों ने पहले भी डाला है, लेकिन आज विशेष अनुरोध है मेरा कि आप ये सब अपने इस कमेंट बॉक्स में डालिए। ये जो फेसबुक वाली बात है, जो मैंने आज बात रखी है, इसका एक वीडियो बना देंगे, उसको एक यूट्यूब के अंदर डाल देंगे, आप शेयर कीजिए। कम से कम ये काम तो हम कर सकते हैं। अच्छे लोगों की शिनाख्त कोई एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा, मुंबई में बैठा नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कौन लोग बेहतर हैं, किन किन को जोड़ा जा सकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हम सब इसकी शिनाख्त करें, हम सब इनको जोड़ें और इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने। ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि हम कई बार, हिंदुस्तानियों की आदत है शिकायत करना, हम पसंद करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप बताइए क्या करेंगे, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम भी तो जिम्मेवारी लेना, वो जिम्मेवारी लेना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।